आज हमारा टॉपिक है फिलिप लार्किन की फेमस पोएम एट ग्रास। यह पूरी पोएम तो घोड़ों के ऊपर आधारित है। सबसे पहले जानते हैं इस पोएम के बारे में। एट ग्रास ये पोएम द लेस डिसिप नामक बुक के अंदर पब्लिश हुई थी 1955 में, और इसकी थीम है एजिंग एंड नॉस्टैल्जिया। द पोएम स्ट्रगल्स बिटवीन लाइफ एंड डेथ, पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो पोएम जो है जीवन और मृत्यु और पास्ट और प्रेजेंट, अतीत और वर्तमान के बीच में स्ट्रगल करती है। The first stanza of this poem shows that the speaker finds two horses at a distance merging themselves in shade and grass. स्पीकर ने बताता है कि उसको दो घोड़े दिखाई देते हैं काफी एट ए डिस्टेंस, मानी काफी दूरी से। मर्जिंग मानी जो मिलते हैं, विलीन होते हैं। डैमसन मानी जो अपने आप को विलीन कर देते हैं। शेड मानी छाया में, और ग्रास घास में, यानी दो उनको लगता है कि दो घोड़े काफी दूरी से वो दिखाई देते हैं जो कि घास और छाया के अंदर को विलीन करते हैं, यानी वो हिलते हुए नजर आते हैं। वन कैन ओनली आइडेंटिफाई देम एज हॉर्सेस बाय देयर मूविंग एयर हेयर एंड टेल्स। कोई भी पहचान सकता है कि ये घोड़े हैं केवल किस आधार पर? उनके हिलते हुए बाल और हिलती हुई पूंछ। यानी हिलते हुए बाल और हिलती हुई पूंछ को देख करके वो समझ जाते हैं कि जो मूविंग जो छाया जो दिखाई देती है क्या है, ये घोड़ों की है। ए रेगुलर सीन वेयर ए पर्सन नोटिसेस हॉर्सेस वेलिंग टाइम इन द फील्ड। कोई भी एक जो रेगुलर सीन है, जो एक नियमित जो दृश्य है, यहाँ पर एक व्यक्ति ध्यान देता है इन घोड़ों को। उसे लगता है कि घोड़े जो है क्या कर रहे हैं, वेलिंग माने बिलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं उस फील्ड में। यानी वो उस फील्ड में जो जगह है जहाँ घोड़ जहाँ रेस हॉर्स चल रही है, जहाँ घोड़ों की दौड़ चल रही है, वहां पर ये हॉर्स रोते हुए नजर आते हैं। बट लार्किन uses the scene to express the enmity of the horses। लेकिन लार्किन इसी दृश्य के जरिए व्यक्त करता है उन घोड़ों की एनविटी, अज्ञानता को, गुमनामी को, एंड देयर इनसिग्निफिकेंस एट देयर करंट सिचुएशन। जहां पर आज जो वर्तमान स्थिति के अंतर्गत ये क्या हो गए, महत्वपूर्ण नहीं रहे। यानी एक टाइम ऐसा था ये काफी जो घोड़े थे लोगों उनको जानते थे, लेकिन आज ये घोड़े क्या हो चुके, गुमनाम हो चुके हैं। और शायद गुमनाम हो चुके हैं, इसीलिए शायद ये लोग विलाप कर रहे हैं। तो पहले कभी गुमनाम नहीं थी, पहले लोग इनको जानते थे। तो आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है कि उन गुमनाम हो चुके, तो ये अब महत्वपूर्ण इतने नहीं है। दे आर रेगुलर हॉर्सेस, वो हमेशा नियमित घोड़े थे। होल्डिंग नथिंग स्पेशल, लेकिन आज इनके पास कुछ भी स्पेशल नहीं है। अबाउट द उनके बारे में, अंटिल देयर ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड इन द फॉलोइंग स्टैंजा। तो कभी जो है आगे की जो स्टैंजास है उसमें उनकी सचमुच की आइडेंटिटी को रिवील करता है। यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पर अब घोड़े जो रेगुलर रूप में खेलते हैं, लेकिन आज इनकी ना तो इतनी कोई इंपॉर्टेंस है, ना ही कोई इतना जानता है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि शायद गुमनाम हो चुके हैं लोगों की नजरों से, लोगों की निगाहों से, इसीलिए शायद ये रो रहे हैं। लेकिन जो असली इनकी आइडेंटिटी है वो हमें अगले स्टैंजास में पता चलती है। सेकंड, द सेम हॉर्सेस वर फेमस 15 ईयर्स एगो। यही घोड़े 15 साल पहले कैसे थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। वेयर दे रेस टू बिकम रिसेंटली, जहां पर ये रेस किया करते, जहां ये दौड़ा करते थे, बिकम रिसेंटली, प्रसिद्ध होने के लिए। यानी ये इन्होंने जब जब घोड़ों की रेस होती थी उसमें ये दौड़ते थे, और ये क्या हो चुके थे, रीजेंटी बन चुके थे, यानी महान बन चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। पीपल न्यू अबाउट देम, लोग उनके बारे में जानते थे। एज देयर उनके नाम वर एवरीवेयर, उनके नाम हर जगह मौजूद होते थे। एंड रेस एंथुसियास्ट फॉलो देम, और उस वक्त जो घोड़ों की दौड़ होती थी वो लोग उस दौड़ में इनका पीछा करते थे, उत्साह बढ़ा, यानी लोग इनके पैसा लगाने को तैयार होते थे, इनको अब इनके ऊपर रेस खेला। द ऑनलूकर नोज समथिंग मोस्ट समथिंग, हालांकि जो देखने वाला कुछ जानता है इनके बारे में। मोस्ट पीपल डू नॉट नो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते। द पास्ट ऑफ द हॉर्सेस एट ग्रास, की इस घास पर इन घोड़ों का पास्ट क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लार्किन एक्सप्रेसेस द इनफाइडेलिटी ऑफ लाइफ। लार्किन जो है जो कवि है, जीवन की बेवफाई को व्यक्त करता है इसके द्वारा, यानी उस समय के धोखे को, कि एक समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है, तो समय क्या है, एक जैसा नहीं रहता, उसी को व्यक्त करता है। बाई कॉन्ट्रास्टिंग द पास्ट ग्लोरी ऑफ द हॉर्स, घोड़ों की पास्ट अतीत की, अतीत में जो उन्होंने प्रसिद्धि थी उसकी उसकी तुलना करके किसके, चीयर बाई एवरीवन। वो एक ऐसा तीर था जो हर व्यक्ति इसको चीयर करते थे, आनंद
उठाते थे टू द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में वेयर दे आर लेफ्ट अलोन, लेकिन आज इनको अकेला छोड़ दिया जाता है। यानी पहले जब ये फेमस होते थे लोग इनको चीयर करते थे और लोग इनका पीछा करते थे कि ये घोड़ा कहाँ जा रहा है, ये आगे निकला नहीं, इस तरीके से लोग इन सब चीजों को पीछा कर एंट्रेंस चाहिए। लेकिन आज लोगों ने इन घोड़ों की तरफ कोई देखता नहीं, इनको इग्नोर करते जाते, ये बिल्कुल अकेले हो गए। आज वर्तमान स्थिति ये है। इन द थर्ड स्टैंडर्ड द poet says that the horses enjoyed their fame, कि जो घोड़ों ने अपनी प्रसिद्धि का आनंद उठाया है। विटनेस द ग्लोरी ऑफ देयर जॉकीज, वो अपने जॉकीज का आनंद की व्यतीत के वो गवाही भी रहे, यानी वो गवाह है इस चीज के। चीयर्ड ऑफ द क्राउड, और लोग वहां पे क्या करते थे, चीयरिंग क्या करते थे। पीपल नर्वस अबाउट देयर हॉर्सेस विनिंग और लूजिंग, और लोग नर्वस हो जाते थे अपने घोड़ों के बारे में कि उनके घोड़े जीतेंगे या हारेंगे। ऐसे इन द रेस कोर्स, तो यानी वहां पर जब ये लोग खेल रेस हुआ करती थी, तो रेस कोर्स में इन घोड़ों की वजह से लोग नर्वस होते थे कि कहीं उनके घोड़े जीत ना जाए, सॉरी कहीं उनके घोड़े हार ना जाए। ये चीज जीतने हारने की वो नर्वस में हमेशा रहते थे, तो घबराए हुए रहते थे। द सिल्क वॉर्न बाई जॉकीज, अब सिल्क वॉर्न का होता है ये जो सिल्की जो कपड़ा होता है जो बाई द जॉकी माने जो घोड़ों के ऊपर डाला जाता है, सिंबलाइज जॉयस टाइम ऑफ द पास्ट, ये सिल्किंग कपड़ा जो है उनके अतीत के आनंददायक जो समय था उसका प्रतीक, यानी वो समय जब बहुत अच्छा समय था, उसी अच्छे समय पर इनको सिल्क वॉर्न कपड़ा पहनाया गया था इनकी पीठ पर। लार्किन इंटेंसिफाइड द पास्ट, लार्किन यहाँ पर उस पास्ट को बताता है बाय शोइंग, ये दिखाकर दैट हाउ द हॉर्सेस वर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग समवन रिच और पुअर, कि किस तरीके से घोड़े उत्तरदायी होते थे किसी को अमीर बनाने में, किसी को गरीब बनाने में। क्योंकि होता यह था कि जब जो व्यक्ति इन घोड़ों के ऊपर पैसा लगाता था और ये घोड़े जीत जाते थे तो वो तो अमीर हो जाते थे, लेकिन जो दूसरे होते थे वो हार जाते थे। तो इस तरीके से यही घोड़े रेस्पॉन्सिबल है किसी की हार और किसी की जीत का, किसी की अमीरी का और किसी की गरीबी का। मेकिंग पीपल चीयर, और लोग खुश होते थे और वो एट द सेम टाइम उस वक्त वो चिल्लाते हुए, यदि खुशी से वो लोग चिल्लाया भी करते थे। ये कंडीशन थी जब ये फेमस थे। दे शोज अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, लेकिन यही चीज है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। फॉर विक्टर्स, जीत के लिए, हु आर चीयर्ड बाय सम एंड डिस्करेज्ड बाय सम, क्योंकि कुछ लोग के द्वारा कुछ लोग खुश हुआ करते थे और कुछ लोग डिस्करेज हतोत्साहित हो जाते थे। यानी ये जिंदगी के उतार चढ़ाव है कि जब कोई जीतता है तो लोग खुश हो जाते हैं, जो कोई हारता है वो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। लार्किन शोज थ्रू द हॉर्सेस द नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, लार्किन घोड़ों की सहायता से जो है मनुष्य मानव जीवन की जो प्रकृति है उसको व्यक्त करता है। वेयर एवरीथिंग हैज ए ड्युअलिटी, जहां पर हर चीज में एक ड्युअलिटी पाई जाती है, यानी डबल फेस पाए जाते हैं। जीवन कभी डबल फेस है, कभी सुख तो कभी दुख। फोर्थ स्टेंजर, लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड देयर। एन अनसर्टेनिटी कम्स इन द माइंड ऑफ द ऑनलूकर, जो देखने वाला है ऑनलूकर है उसके माइंड में अनिश्चितता आ जाती है। एज ही वॉन्डर्स अबाउट द मेमोरी ऑफ द हॉर्सेस, जैसे ही उसे आश्चर्य होता है घोड़ों की मेमोरी को, यानी जब वो घोड़ों की उस पुरानी स्मृति को याद करता है तो उसे आश्चर्य होता है, एक अनिश्चितता उसके माइंड में आ जाती है, ऐसा कैसे हो कि जो कभी इतने प्रसिद्ध होते थे आज लोग इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। द onlooker wonders if the horses' minds are plugged like the flies. onlooker आश्चर्य होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनकी जो घोड़ों के जो दिमाग है उनको जैसे मधुमक्खी फ्लाइज होती, मधुमक्खी प्लग मानी जैसे मधुमक्खी चिपक जाती, इस तरीके से इनके माइंड भी क्या हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। दैट कवर्स द ईयर्स, उन्होंने उनके कान को क्या कर दिया, ढक दिया है। In the present, there is nothing but the meadows and their past names are to be seen only in the almanacs of the previous year. जो पहले पिछले सालों का जो almanacs मतलब पंचांग, पिछले सालों का जो पंचांग है केवल हमें दिखाई देता है उनके नाम, उसी तरीके काम नहीं करता, उसी तरीके से वहां का जो चारागाह है, फील्ड है, और उनके जो अतीत के जो नाम है वो केवल हमें पंचांग में, पिछले सालों के पंचांग में ही दिखाई देते हैं। आज उनका नाम कहीं दिखाई नहीं। Philip Larkin deals the inevitability of life and old age through the stranger. फिलिप लार्किन जो है वो स्टेंजा के माध्यम से, इस कविता में स्टेंजा के माध्यम से जीवन और वृद्धावस्था, इनएविटेबल अनिवार्यता, नेसेसिटी को बताता है। मेमोरीज बिकम दृष्टि, वो कहते हैं वो यादें
क्योंकि घोड़ों का जो अतीत है, जो अतीत की जो याद है, वो रस्टिक हो चुकी है। देहाती, जो देहाती का होता है, रस्टिक वाली बहुत पुरानी हो चुकी है, एंड आर प्लग्ड बाय नथिंग फॉर दोज हु ग्रो ओल्ड। और वो प्लग्ड हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, फॉर नथिंग माने किसी भी चीज के लिए, शून्यता के लिए। फॉर दोज हु ग्रो, यानी उन लोगों के लिए जो बड़े, जैसे जैसे लोग जो बड़े होते गए उनके लिए सारी यादें बेकार हो चुकी हैं। अब उसमें शून्यता के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एज सीजन ग्रो, जैसे ही मौसम बदलते हैं, इन नंबर जैसे जैसे सीजन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, द मेमोरी डिक्लाइन इन, उसी तरीके से स्मृति की संख्या भी डिक्लाइन यानी कम होती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है। द स्टार्टिंग गेट, जो शुरू के जो गेट्स होते हैं, इंडिकेट बर्थ, वो बर्थ माने जन्म की ओर इंडिकेट करते हैं। एवरी ह्यूमन गोज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू द क्लाउड, कहता है कि हर व्यक्ति जिंदगी की एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, वो कौन सी? भीड़। तो भीड़ की प्रक्रिया से होकर के व्यक्ति गुजरता है, एंड फाइनली रीचिंग टू स्ट्रीम एंड मिडो, और अपने उसी मिडो, उसी चादर, उसी भीड़ के पास जो एक स्थान होता है, जो एक कहते हैं ना, एक स्थिर जो जगह है, वो वहीं पर पहुंचता है, जो है मृत्यु की जगह। देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर ह्यूमंस, व्यक्ति के पास कुछ भी करने को नहीं बचता। वंस ए सर्टेन एज इज रिक्वायर्ड, केवल एक ही निश्चित अवस्था वो वहां प्राप्त की जाती है, होती है वृद्धावस्था। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के पास कुछ भी करने को नहीं, और शायद ये घोड़े भी उस निश्चित अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। द हॉर्सेस इन देयर प्रेजेंट आर नियरली लिविंग, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो घोड़े केवल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, विद नथिंग टू अचीव, अब उनके पास अचीव करने को कुछ भी नहीं, प्राप्त करने को कुछ भी नहीं है। एंड नथिंग नोबडी टू केयर, और ना ही अब उनके पास किसी की कोई भी परवाह, ना तो कोई उनकी परवाह करने वाला है, और ना ही अब उन्हें कुछ अचीव कर, क्योंकि अगर उन्हें कुछ अचीव करना होता तो शायद लोग उनकी देखभाल भी करते, उनकी केयर भी करते। इसलिए घोड़े अब किसी भी चीज को ना तो अचीव करने के लिए जी रहे हैं, और ना ही अब कोई उनकी परवाह करने वाला है। देयर इज नो नीड फॉर द हॉर्सेस टू रेस टू फाइंड जॉय इन देयर लाइफ, अब कुछ कोई भी आवश्यकता नहीं, यानी घोड़ों को कोई जरूरत नहीं है कि वो रेस में दौड़े और वो अपनी जिंदगी फिर से उस खुशी को प्राप्त करते, उस पहले कभी उन्होंने पाई थी। एंड नीदर आर देयर पीपल, ना ही वो लोग हैं वो वुड बेट ऑन देम फॉर अचीवमेंट, जो लोग अपनी उपलब्धियों के लिए उन पर क्या लगाते थे? सर्ट लगाते थे, अपना पैसा लगाते थे। ना तो वो लोग बचे जो अपना पैसा उन घोड़ों की जीत पर लगाए, और ना ही अब घोड़ों के पास कुछ भी प्राप्त करने को बचा है। दे लिव इन द मिडोज, वो उस वो एक स्थिर जो जगह है, वो वहीं पर मैदान में रहते हैं। एंड वेट, और याद और इंतजार करते हैं, एवरी डे, हर दिन, फॉर द ग्रूम्स डे टू कम, कब वो दिन, ग्रूम्स डे का मतलब होगा अंतिम दिन कब आएगा, एंड टाइम टू टाइम उनके पास। द पेसिमिस्ट ऑफ फिलिप लार्किन इज शोड इन द फाइनल स्टेंज ऑफ द पोएम, इस तरीके से अंतिम स्टेंजा में हमें फिलिप लार्किन की पेसिमिस्ट निराशा दिखाई देती, जिस तरीके से वो जो घोड़े हैं वो अंतिम दिन का इंतजार करते हैं, किसका? मृत्यु का वो इंतजार करते हैं। एट ग्रास, उसी ग्रास पर, उसी जगह पर जहां उन्होंने कभी प्रसिद्धि पाई थी, और प्रसिद्धि का मतलब वो जन्म कभी पाया था प्रसिद्धि का, आज वहीं पर वो अंत हो गया, उसकी खुशी का, उसकी जीत का। अंडर अंडरनीथ द सेलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिटायर्ड हॉर्सेस, अब ये कैसे हॉर्सेस हैं? ये रिटायर्ड हॉर्सेस, सेवानिवृत्त, यानी अब किसी की सेवा नहीं कर सकते। शैलो रिप्रेजेंटेटिव, यानी मतलब है अब इनका शैलो मतलब उथला हुआ होता है, रिप्रेजेंटेशन यानी अब ये किसी चीज को पूरी तरीके से रिटायर्ड हो चुके हैं, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक कब उथले हुए प्रतिनिधित्व, एक ऐसे प्रतिनिधित्व जिनका समय जा चुका है। लार्किन प्रेजेंट द केस ऑफ डेथ, लार्किन इस केस को किसको बताता है? एक मृत्यु का केस बताता है, वो कहता है कि केवल एक मौत। ग्रूम्स बॉय इज दैट, अब ग्रूम्स बॉय का मतलब होता है कि ग्रूम बॉय मतलब जो दूल्हा होता है, इज दैट वो क्या है? वह मौत है। दैट एवरीवन वुड वेट आफ्टर लिविंग लॉन्ग, जो एक लंबे समय बाद हर व्यक्ति इंतजार करता है। द एगोनी ऑफ लेटिंग गो ऑफ देयर पास्ट लिव्स is absent in the horses, making them happy for what's to come. The agony of letting go, agony वाली वो जो दुख है, लेकिन वो जो उनके देयर पास्ट, उनके जो अतीत का वो अब यानी वो जा चुका है। इज एब्सेंट, यानी अब उनकी जिंदगी से वो समय जा चुका है, वो पीड़ा भी नष्ट हो चुकी है। द हॉर्सेस, अब वो मेकिंग डैम, और जो खुशी जो लोगों को कर सकते थे,
वो खत्म हो चुकी है फॉर व्हाट टू कम, जो अब आने वाला दिन है। यानी अपने पिछले जीवन को छोड़ देने की जो पीड़ा है, यानी उन्हें इस चीज की पीड़ा है कि उन्होंने पहले जो अतीत में जो खुशियां प्राप्त की थी वो अब नहीं है, तो उस चीज की पीड़ा, उस चीज की एगोनी है उनके पास। वो अब नहीं, एब्सेंट हो चुकी है। लेकिन अब हो सकता है कि उनके जो आने वाले दिन हैं शायद उनको खुश कर सकें, वेयर एज ह्यूमंस कैन नॉट लेट गो ऑफ देयर एलिमेंट्स ऑफ मेमोरीज। जहां पर व्यक्ति क्या होता है, अपनी जो अ, अपनी यादों का जो पंचांग होता है उसको वो छोड़ नहीं सकता। यानी वो कभी व्यक्ति अपने अतीत से बाहर नहीं आ पाता, वो हमेशा उन पुराने दिनों की याद करता है, सफल अटैची, और वो हर अवस्था में क्या करता है, वो परेशान होता है। यानी हम अपने अतीत के दिनों को देखकर दुखी, को सोचकर दुखी हो जाते हैं, वही दुख भी इनके साथ है, ये भी उतने ही दुखी है। तो यानी यहाँ पर उन्होंने ह्यूमन लाइफ की जो नेचर है उसके साथ ही घोड़ों के नेचर को भी कंपेयर किया है। और यही जब यादें होती है वही हमें हर अवस्था में क्या करती है, परेशान करती है। यही वजह कि घोड़े आज परेशान है, वो बिलाप क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैं स्टैंडे में देखा था कि वो बिलाप करते हुए नजर आते हैं, उनकी बिलाप करने का रीजन यही है, क्योंकि वो पुराने दिनों को याद करते हैं। एट ग्रास, क्लिफ लार्किन इज ए ब्राइट पोइम, एक ब्राइट पोइम है जो एक जीवन में एक संदेश देती है, विद ए थॉटफुल, एक विचार के साथ, एंड अर्जिंग द ह्यूमन, जो लोगों के साथ एक अर्जिंग तर्क करते टू लेट गो ऑफ देयर प्राइड एंड ग्लोरी, अपनी उस प्राइड घमंड को, ग्लोरी को जाने दो, क्योंकि अगर आप जाने नहीं देंगे वो आपको हमेशा दर्द ही देगी। ए सिंपल लाइफ इन द मिडोज विद इट्स सैंड और टू इज सफिशिएंट, एक साधारण जीवन जो उस मिडोज में, यानी वो जो घास में उन्होंने घोड़ा में बिताया, चाहे वो एक फ्रेंड के साथ हो या दो फ्रेंड के साथ, तो वही सफिशिएंट है। केवल हम वही खुश होंगे कि कभी हमारे पास अच्छा टाइम था, वही एक साधारण जीवन है, वही सोच। द ग्रास विंड ट्रीज रिप्रेजेंट ए हार्मोनियस लाइफ, घास हो, हवा हो, पेड़ हो, और भी जो भी नेचर जो सीन दिखाया है वो एक हार्मोनियस जीवन को, एक ऐसे जीवन को व्यक्त करता है जहाँ हार्मोनी एक संगीत है, विच इज लेकिंग इन द सोसाइटी। लेकिन इसी चीज की कमी कहाँ है, हमें समाज में दिखाई देती है। द हॉर्सेस आफ्टर ऑल देयर स्ट्रगल्स गेट बैक टू द सिंपल लाइफ, घोड़े अपने जिंदगी की परेशानियों, जिंदगी के संघर्ष के बाद अपने साधारण जीवन में चले जाते हैं, वेयर दे ट्रीट इन द फील्ड लिविंग एट विल, जहां पर वो उस फील्ड में, उस मैदान में एक जीने की इच्छा को पकड़, यानी वही एक इच्छा कि जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। जो जीवन है वही एक साधारण जीवन, वही हमें जीना है, और उसके साथ हमें समझौता करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस पोइम में जो दोनों जो हॉर्सेस वो अपने आप इस तरीके सेटिस्फाई कर। तो इसका जो स्ट्रक्चर, जो पोइटिक टेक्निक है कंस्ट्रक्टिव, इसमें 5 स्टैंजास हैं और ईच स्टैंजा है 6 लाइन, और प्रत्येक स्टैंजा में 6 लाइन है। राइम स्कीम ABCA BC है। लिटरेरी डिवाइसेस में एलिगरी का प्रयोग किया गया है। एलिटेशन है, कई बार शब्दों को रिपीट भी किया। कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स लेटर्स में काफी, क्योंकि पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि इसमें नेचर को भी क्या है, मानवीकरण माना, घोड़ों की तुलना मानव जीवन के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि पोइम अच्छी तरीके से समझ में आ गई, उसका क्या डिटेल, क्या उसकी समरी है। हमने स्टैंडर्ड वाइज समरी इस लेक्चर में डिस्कस की है, और इसको एनालिटिक वे में। तो आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।